अस्सलाम वालेकुम। कनाडा स्पेशल में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, इस वक्त हम वैंकूवर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर हैरिसन लेक से आपके साथ मुखातिब हैं। ये वेस्टर्न ब्रिटिश कोलंबिया की तीसरी बड़ी लेक है। इससे पहले सिशवा और कनागन लेक्स हैं। ये लेक बज़ाहिर तो कुछ ज़्यादा गहरी नहीं लगती, लेकिन कुछ ही फासले पर, यानी अब से ठीक 5 मिनट के बाद हम जिस मकाम पे पहुंचेंगे वहां पर ये झील 500 फुट गहरी हो जाएगी। ये ज्यादा बड़ी नहीं है, 37 यानी 37 किलोमीटर इसकी लंबाई चौड़ाई है। और इस वक्त मेरे साथ इंतहाई डरे डरे सहमे सहमे मेरे दोस्त मौजूद हैं। मैं कहा सानू सच्ची दसो भी साडी किस कोल सफारी पड़ी हुई है। अल्लाह जानता यार, देखो तुसी अगे कुछ भी नहीं नजर आउंदे। मेरी सफारी बनदी है, तुम्हारा दुआना बनदा है। यार हो जे मौके ते नहीं हंसी ना हुंदा, को खुदा दा खौफ करो यार। बात सुनो, ये देखो, ये इस कदर शानदार लोग इस झील के साहिल पे रहते हैं। इधर देख रहे हो ये जो बोटिंग क्लब है, ये तो पागल ने सारे। नहीं 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 नहीं, ये पूरी दुनिया में जो मसाइल हैं, भूख है, नंग है, इफ्लास है, लॉलेसनेस है, औरतों के हुकूक के लिए ये लोग हर साल यहाँ पर बोटिंग कंपटीशन करते हैं। नॉन प्रॉफिट है और उस कॉज के लिए अपने आप को हमेशा वक्फ किए रखते हैं। सर ते और भी जगह ने कनाडा दे चलो, उथे ले चलो। नहीं, ये तुम्हारी सजा है, तुम्हें पता है? केड़ी सजा? सुबह से मैं लगा हूँ और तुम मेरी सारी गुफ्तगू गाड़ी में बैठे सुन रहे थे ना। जी जी। मैं जहाँ जंपिंग पॉन्ड पे गया हूँ, जंपिंग पॉन्ड की बातें मैं जब कर रहा था, मेरे कान में तुम्हारी गुफ्तगू सुनाई दे रही थी। सर असी बाहर आना सी, बाहर ठंड बड़ी सी। ठंड बड़ी सी, देखो ना, फिर एक लम्हे मौसम चेंज हो गया। नाज़रीन, इस वक्त हम कैलगरी से तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। बैंफ हमारी मंजिल है। इस वक्त हम जिस जगह पर मौजूद हैं वो इस लिहाज से बड़ी दिलचस्प है कि इसके पीछे एक तारीखी वाकया है जिसका रेफरेंस तारीख की किताबों से मिलता है। इस जगह का नाम है जंपिंग पॉन्ड। ये जंपिंग पॉन्ड वो पॉन्ड है जहां पर रेड इंडियंस किसी जमाने में बफलो का शिकार किया करते थे। अब बफलो का शिकार दरअसल कोई ऐसी अहम बात नहीं, लेकिन उसकी टेक्निक बड़ी दिलचस्प थी। उस दौर में कोई लंबा चौड़ा असला नहीं होता था, इवन स्पेयर्स कोई इतने बड़े नहीं होते थे कि बिग गेम को शिकार किया जा सके। पीछे आप देख रहे हैं कि बफलोज आज भी मौजूद हैं। इसके पीछे कुत्ते दौड़ाया करते थे, खुद भागा करते थे, घोड़ों पर शोर मचाया करते थे, और भैंसें बेचारी बड़ी तेज स्टैम्पीड की शक्ल में भागा करती। और आगे एक स्टीप घाटी हुआ करती थी। इस घाटी और इससे पिछले जानिब जो और ज्यादा स्टीप है, वहां से वो पूरी स्टैम्पीड नीचे गिरती। आमतौर पर 10-12 भैंसें गर्दन के बल गिरती और इनके पूरे 4-5 महीने की ग़िज़ा का बंदोबस्त हो जाता है। इस हवाले से आज भी इस जगह को जंपिंग पॉन्ड के नाम से याद किया जाता है। हाँ जी, क्या को वापस मोड़ लो? नहीं, वापस भाई, अभी तो हमने तकरीबन इस वक्त 200-250 फुट गहरे जा चुके हैं। मसला की है। बात सुनो, तुम्हारे सारे क्रू ने भी, तुमने भी लाइफ जैकेट्स बांधी हुई। तो तुसी क्यों नहीं बनी? नहीं, इसलिए कि बात सुनो, और कुछ नहीं होता। मैंने भी बाजी क्यों नहीं होता? आगे तो दिसता ही कुछ नहीं। वो देखो, स्टीव है जो हमारा इस वक्त कैप्टन है, उसने भी नहीं लाइफ बोट में। बाजी स्टीव, यस, अल्लाह तेरी जिंदगी से पता नहीं तेरे तो बीवी बच्चे भी नहीं है। यार तेज तना कर रहे हैं। स्टीव बड़ा कूल है। उस जितना उसे एड्रेस करोगे, ही विल गो फास्टर एंड फास्टर। अच्छा, ये दिन गल ना करो स्टीव नाल, सिर्फ अपनी गल्ला करिए और अल्लाह करिए। सर सिर्फ मुझे इन्हीं दसो कि सब सजा क्यों मिली है? भाई सानू गिरफ्तार करके किसी जजीरे ते ले जा रहे हैं। मेरी गल सुन लेना, आगे बंदे खड़े होने हैं। मेरी बात शक बंदे भी काले ही होने। साडा कसूर की है सर? मैं बता चुका हूँ, तुम्हें मैं बता चुका हूँ कि सुबह से मैं तंग पड़ गया हूँ। मैं इतनी लोकेशंस पे अकेला खुद गया हूँ। बारिश हो रही थी, शदीद सर्दी थी। और ख़वातीन हज़रात, हम आपको बताते चले कि कनाडा में आज बर्फबारी का पहला दिन था। या अल्लाह। और मेरे व्यूअर्स ने ये भी देखा कि बारिश के आलम में मैं जंपिंग पॉन्ड की बातें कर रहा था। अच्छा, मैंने ये दसो है की बीमारी जंपिंग पॉन्ड? तो तुसी मेरे ख्याल दस ऐसी मज्जा फड़न दा तरीका। मज्जा फड़न दा नहीं, भैंसों को शिकार करने का तरीका।
तरीका था। इथों भी लब के तो और तू समझ ले जैकेट पाई इन पिछू रस्सा पाया ये पूरी नहीं सी आंदी इनु। ये सर वैसे जंपिंग पाउंड है कि ये तो दसो। तो मेरी गुफ्तगू सुन नहीं रहे थे सर? कुछ कुछ समझ आ रही सी, कुछ नहीं सी आ रही। कमाल है। शीशे चढ़े सन सर गड्डी दे, ठंड सी बाहर की सी जंपिंग पाउंड। जंपिंग पाउंड था उस दौर में। मुझे फिर रिपीट करना पड़ेगी ये बात कि उस दौर में इतने लंबे चौड़े भाले असला नहीं होता था रेड इंडियंस के पास, यहाँ के नेटिव्स के पास। अच्छा ये गल्ला खुशकी से भी हो सकती है नहीं ये तो तुम्हारी सजा है। वो की करते की संजी? वो क्या करते थे कि एक खास मकाम था, एक गॉर्ज बनी हुई थी। गॉर्ज होती जैसे दो पहाड़ों के दरमियान एक वादी टाइप चीज, यानी कि टोया टाइप। तो ये भैंसों के पीछे लग जाते थे, हला करके पीछे कुत्ते लगा देते थे। वो बेचारी डर के स्टैम्पीड की हालत में शिद्दत से भागती। उन्हें मालूम नहीं था कि आगे एक चट्टान ऐसी है जिसके नीचे कई 100 फुट गहरी, तो वो पूरी स्पीड से बेचारी वहां पे गिरती थी। तो जो गिरती वो उसको काबू करते। रेड इंडियंस कई महीने उनका गोश्त खाते वो। होटल जाके कर लेंगे। अच्छा ये देखो को मोड़न का भी सिस्टम है या नहीं? ये फेरी मेरे को मोड़ती नहीं। ये फेरी नहीं है, ये बोट है। फेरी बहुत बड़ी होती है। अल्लाह फेरी मेरी लेके जाए। मोड़ लो इन्हू, मोड़ लो। चढ़ में नजर आ रहा है। अगर पानी आ भी गया तो ज्यादा क्या होगा? आने से तो क्या होगा? कुछ नहीं, 1500 गोते आ गए। नहीं आपने सर लाइफ जैकेट बांध रखी है। ये सर सानू असिया सर चलाने की वैसे तुमने ये गलत किया हुआ है, मैं तुम्हें बताऊं। ये ऐसे ही लोग समझते हैं कि हिफाजती इकदाम के लिए बहुत जरूरी। अगर बंद कमरे में इस तरह की, गौर से सुनो मैं सीरियसली बता रहा हूँ और ये मैं व्यूअर्स की इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये तो ऐसे कूड़ है मेरे समझाने के बावजूद बाज नहीं आए कि अगर खुदा न खास्ता बंद बोट में कोई हादसा पेश आ जाए तो ये जो लाइफ जैकेट है ये आपकी मौत का सबब बनती है, क्योंकि ये आपको छत के साथ लगा देती है। तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, कोई ऐसा मसला बन जाए तो ये आप तैरने लगते हैं जिस तरह लाशें नहीं तैरती। आप बाहर निकल ही नहीं सकते। अच्छा बंद कराओ सर। तुसी फिर क्यों पकड़ी? मैंने हाथ में पकड़ रखी है कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी होगी तो बाहर अरशे पे जाके मैं पहन सकता हूँ। बाकी दियां गल्लां इधर मुड़ के नहीं हो सकती। मुड़ के भी हो सकती हैं, लेकिन वो जो डरावनी जगह जहाँ मैं तुम्हें लेके जाना चाहता था वो तुमने मिस की है। मेरी बालदा किसे जिन्ना ब्याही हुई है, डरावनी जगह तो मैंने जरूर ले जाना। नहीं सबको लेके जाना था। वो डेड मैंस फ्लैट्स दिखाने थे। वैसे ये हरकत कोई जिन नहीं कर सकता। डेड मैंस फ्लैट्स इसलिए अहमियत का हामिल हैं कि इनके पीछे बड़ी दिलचस्प तारीख है। कहा जाता है कि 1904 में एक मकामी शख्स ने, फ्रांसवा नामी एक मकामी शख्स ने अपने भाई यों को कत्ल कर दिया। कैलगरी की अदालत में इस पर मुकदमा चला और बिलाखिर इसे ये कहकर छोड़ दिया गया कि ये ज़हनी तौर पर मफलूज शख्स है, ये नॉर्मल नहीं है। इस जगह को इसी निस्बत से डेड मैंस फ्लैट्स कहते हैं। लेकिन एक और हिकायत यह है कि कदीम रेड इंडियंस यहाँ पर अपने मुर्दे छोड़ जाया करते थे और वो तकरीबन 4 माह बर्फ के नीचे दबे रहते और जो ही मौसम तब्दील होता ये आकर उसकी तदफीन करते। ताहम सबसे दिलचस्प रिवायत शायद ये है कि ये इलाका एक जमाने में एक विल्डरनेस हुआ करता था, जंगल बयाबान हुआ करता था। इसके बारे में कहा जाता था कि अगर आप रास्ता भूल गए तो फिर आप डेड मैन हैं और ये जो 2-4 झोंपड़े आपको नजर आते हैं ये आपके फ्लैट्स बन जाएंगे, यानी आपका मकबरा बन जाएंगे, आप यहीं रहेंगे ता सुबह क़यामत। एक और दिलचस्प रिवायत इस इलाके से मुतालिक है कि बीवर का शिकार करने 2 पोचर्स एक दफा तकरीबन पकड़े गए। जब वार्डन करीब पहुंचा तो पोचर्स ने बड़ी मक्कारी का मुजाहरा करते हुए बीवर का खून अपने कपड़ों पर, जिस्म पर लगा के प्रिटेंड किया कि वो शदीद जख्मी है। बेचारा वार्डन हवास बाख्तगी के आलम में वापस दौड़ा ताकि मदद लाकर इन लोगों को अस्पताल पहुंचा सके, लेकिन इस मौके से फायदा उठा के दोनों पोचर्स फरार हो गए। बाज मौरखीन का ख्याल है कि इसके नाम की हमाकत के पेश नजर इसको तब्दील करके पिजन्स माउंटेन रख दिया गया, लेकिन 1985 में एक बार फिर इसे डेड मैंस फ्लैट्स कहना शुरू कर दिया गया।
मैन फ्लैट्स की है जी। डेड मैन्स फ्लैट मैं बता चुका हूँ बस। सर प्लीज थोड़ा जरा दस दो शीशे से उत्ते कीते सर। डेड मैन्स फ्लैट यार उसके पीछे कहानी है सन 1904। ये पूछ लो भी पेट्रोल शट्रोल भी पूरा है फिर रस्ते च ना किते मुक जाए ये ना सानू बाद चों धक्का लाना आड़ू अगर तू साना मशवरा करना तेरे ते बह के वापस जा ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੈਕਟ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। तू तो नहीं पाई है तेरे अब्बे दी बास्कट हाँ जी सर होर साडी किन्नी कोई होर मैं सब बता चुका हूँ। 1904 में असि उस कत्ल दे को वादा माफ गवा सी एक आदमी था फ्रांसवा, जेड़ा कत्ल होया सी उसका नाम था यॉन। ये दोनों आपस में भाई थे और एक डेयरी फार्म पे ये कत्ल हुआ था। उस आदमी फ्रांसवा नामी ने अपने भाई यॉन को कत्ल कर दिया था। यॉन कत्ल क्यों किया जी? और इसका मुकदमा चला था कैलगरी की अदालत में। ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਫੌਂਸ ਨਾਲ ਤੇ ਯਾਉ ਨਾਲ ਸਾਡਾ? ये मेरी व्यूअर्स के लिए जिनसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूँ, जिनकी ख्वाहिश है कि आफ्ताब इकबाल साहब गए हुए हैं कनाडा तो कुछ चीजें ऐसी लेकर आए कि जो हमारे इल्म में इजाफा हो। साडे में मोहब्बत नहीं करते तुमसे मोहब्बत करता हूं। सानू किधर नु लाए हो? अगर मोहब्बत ना करता होता ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਐਸਾ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? किसको? ਨਹੀਂ ਯਾਉ ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਮਰੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਯਾਉ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਉ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕੇ ਫੌਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ए याऊ पाऊ च कत्ल कौन होया सी? अच्छा जो तुम्हें कंफ्यूज कर रहा है ना वो यॉन पॉल साख्त है। ये राइटर है बहुत बड़ा। इन्हां दी गल्लां ना मेरा दिल काऊ माऊ हो रहा। अच्छा सजा फिर हुई ਉਹਨੂੰ? किसको? फ्रांसवा। वैसे लिखते फ्रांसवा है लेकिन फ्रेंच नेम है फ्रांसवा। फ्रांसवा और यॉन जो है ना जीन लिखते हैं, जीन JEAN। सामने पहाड़ आ गए हैं तो ये है यॉन। तुझे सानू मज चोकड़ देने ले आए। अच्छा इस पानी के अंदर ना असि पेंशन चेक करने जी। सर इस पानी च केड़ी मेरी फुफी व्याही हुई है किसे मगरमच्छ दे नाल मेनू किधर लाए हो? ਅੱਜ ਨੇ ਸਾਰੀ यार मेरी जान निकलने लगी यार। जो अपनी सारी फुफी मैं तो यकीन जानो फ्रांसवा ही लगन दे। अच्छा जी छोड़े इन बातों को। फ्रांसवा को माफी मिल गई थी। सानू कदों मिलेगी? कत्ल करके मिल गया असि तो कीता भी कुछ। मैं तन्नू कही जाना मेरी जान निकली पई है चले के शायद फ्रांसवा नु फुफी दा रिश्ता। वो ज़हनी मरीज था बेचारा इसलिए। अच्छा ज़हनी मरीज तुसी भी हो? आपकी यादाश्त माशाल्लाह इतनी अच्छी है, इसके लिए आप क्या खास कोई डाइट लेते हैं, बादाम खाते हैं, क्या करते हैं? बादाम खाने से अगर ये सिलसिले चलते तो ये जो पंसारी है ना ये सारे के सारे पता नहीं क्या से क्या लगे होते। वेलकम बैक जी। मेरा क्वेश्चन है जी कि ओकाडा में इतने टैलेंटेड लोग हैं, जैसे आप भी हैं और हमारे एक CM भी रहे हैं, वो भी बड़े मशहूर मरूफ थे, मंजूर भट्टू साहब। मंजूर भट्टू साहब, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो सारे बैंसों के चोर थे, वो मतलब एक इलाके के सारा ये जो कुछ भी है, तो इसके बारे में वो है दरिया सतलज के किनारे, लेकिन वो थे तो कुछ भी नहीं है। फिर आपने रावी के डकैत नहीं देखे जी। मेरा क्वेश्चन यही है कितने टैलेंटेड क्यों है जी? गोगेरा भी वहाँ पे आता है जी। बड़ी मर्दम खेज जमीन है वहाँ पर गोगेरा में। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा नाम है अहमद खान खरल का। जी नेक्स्ट जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर सबसे पहले आपका शो आया था हस्बे हाल, फिर खबरनाक, फिर खबरदार। मांगते भी देखिएगा, इट वाज अ वेरी गुड शो। उसमें मैं होस्ट नहीं था लेकिन वो मेरा ही था, प्रोडक्शन भी मेरी थी और सारा स्क्रिप्ट भी मेरा था। क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन ये कि इतना तवील सफर आपने तय किया तो मतलब कि आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा। 10 साल में मैंने 5 शोज, सियासी थिएटर भी मैंने दिया था। इब्तदाई 3 माह मैं उसका प्रोड्यूसर था क्योंकि मेरा अपना प्रोडक्शन हाउस था। मैं इस फील्ड में आने से पहले डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर था, हार्डकोर जर्नलिस्ट था, इसलिए ये सारे शोज मैंने क्रिएट किए थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब भाई, मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि आपकी यादाश्त माशाल्लाह इतनी अच्छी है, इसके लिए आप क्या खास कोई डाइट लेते हैं, बादाम खाते हैं, क्या करते हैं? बादाम खाने से अगर ये सिलसिले चलते तो ये जो पंसारी है ना
ये सारे के सारे पता नहीं क्या से क्या लगे होते हैं। हमने तो यही क्योंकि सुना इनके पास ये तमाम मुकव्वियात होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। एक फरमाइश करनी थी, कोई एक अच्छा सा शेर सुना दें। इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए जफर, इसरार था उन्हें कि भुला दीजिए जफर, हमने भुला दिया तो वो इस पर भी खुश नहीं। वाह वाह जी। नेक्स्ट जी। आफ्ताब साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपका जुबान और बयान ये बहुत अच्छा सेगमेंट है, क्या आपका कोई फ्यूचर में इरादा है इसके ऊपर किताब लिखने? जी बिल्कुल, ये जितना हम कर चुके हैं इसको कंपाइल करेंगे इंशाल्लाह ताला। जी नेक्स्ट जी। भैंस चोरी और शहद के अलावा पे आप पे कौन कौन से इल्जामात लगते हैं? भैंस चोरी भी बहुत हो गई। कहते हैं शिकार कर करके तीतर मैं खत्म कर रहा हूं, हालांकि तीतर का शिकार इज नॉट हंटिंग, इट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग है, इसको बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। अगर 50,000 बर्ड्स है ना एक रख में, तो अगर वो 1.5-2 लाख हो गए तो दे विल स्टार्ट किलिंग देमसेल्व्स, बर्ड फ्लू के शिकार हो जाएंगे, मर जाएंगे सारे के सारे, रानी खेत आ जाएगी। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। वेलकम बैक। तो जी रात वक्त हुआ है गाने का। आज का गाना हमने सिलेक्ट किया है फिल्म आईना से, रॉबिन घोष की रियायत, शानदार कंपोजिशन, गाया मेहदी हसन खान ने। पेश करने जा रहे हैं आगा माजिद। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में, बहकी सी खोई हुई अपनी अदाओं में। जानी पहचानी खुशबू वही फिर है हवाओं में। ऐसा नजारा अब तो खुदारा फिर न दिखाना मुझको दोबारा। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं।
छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, छोटी छोटी सी बातें कभी जब याद आती हैं, वो मुलाकातें तन्हाई में हलचल मचाती है, वो सारी बातें किसको सुनाऊं, अच्छा यही है भूल ही जाऊं। ओ जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं, आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूँ। फिल्म आप कह रहे हैं ना, वो नहीं, वो तो ये टैक्सी ड्राइवर का गाना है। नहीं सर, ये टैक्सी ड्राइवर का नहीं है, यकीन कर लें कि टैक्सी ड्राइवर का नहीं है। ये गाना टैक्सी का मालिक दा है। ਇਹ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਈਦ ਲੰਘ ਗਈ ਹੁਣ ਸੂਟ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ, ਦਰਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਸੀ ਵੀ ना करो यार, क्या हो गया? अच्छा गल सुन, दो जेबां लानी वेलकम बैक। कुछ दिनों रात हमारा सेगमेंट है नसीर भाई का चैलेंज, और देखते हैं आज का क्लिप। जी टैक्सी ड्राइवर और आवाज है तलत महबूब की। गाना केड़ा है? रात में क्या क्या ख्वाब दिखाए, दर्द भरे सो जाल बिछाए, ठंड लग रही बोली तो सपने टूटे रह गए, गम के काले साए। गायकी अच्छी है। तलत महमूद का अलमिया ये है कि वो गाता है, लगता है जैसे नमूनिया का मरीज गा रहा है, लेकिन उसके अच्छे गायक होने में कोई शक वाली बात नहीं। अच्छा जनाब, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड जी। रंग भरे सौजाल बिछाए। अच्छा जी, कोई और? थैंक यू वेरी मच सर। कोई और साहब, कोई फिल्म याद है आपको? टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर क्यों टैक्सी ड्राइवर? आपने अपना काम टैक्सी ड्राइवर से खराब किया, आपको पता? माइक दीजिए, माइक। वो ही इज सो श्योर, और मुझे अच्छा लगता है वैसे, यकीन कीजिए अगर किसी को इतना यकीन होता है, यकीन जो होता है ना आपके अंदर, जरूरी नहीं कि आप 100%। मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम एक दूसरे को अपनी गायकी से मुतासर करने के लिए तो नहीं बैठे हुए ना। फिर से बता दीजिए। ये देवानंद पर पिक्चराइज हुआ था, टैक्सी ड्राइवर फिल्म है। ये आपको देवानंद नजर आता है? किसे पास हो देवानंद देगा? देखो अच्छा, वो जिन्ना करीब बैठे ना उन्होंने देवानंद ही लग रहा हो। आपने जो गाया है ना, वो वाकई बहुत शानदार। सुना दीजिए। रात में क्या क्या ख्वाब दिखाए, दर्द भरे सो जाल बिछाए, आंखें खोली तो सपने टूटे रह गए, गम के काले साए, रात में
क्या क्या ख्वाब दिखाए। एक्सीलेंट। अच्छा भाई ना अपने इलाके च ना दुखी मशहूर ने ईद वाले दिन भी लोग करके ईद मुबारक। क्या बात है। हनी साहब ने थोड़ी जी गल करनी सी जी कर लो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਲਬੇਲਾ ਬੜੇ ਯਾਰ ਸਨ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੇ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਅਕਮਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੋ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗਿਆ ਵਾਹ 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 दिस वाज नॉट टैक्सी ड्राइवर दिस वाज एक गांव की कहानी एक गांव की कहानी वाह वाह समझ आई है क्या ख्याल है आप चैलेंज करते हैं इसको ये जो गाना आपने कहा है ना तो मैंने वो आपको बताया ये जो फिल्म आप कह रहे हैं ना वो नहीं वो तो है ये टैक्सी ड्राइवर का गाना है नहीं सर ये टैक्सी ड्राइवर का नहीं है यकीन कर लें कि टैक्सी ड्राइवर का नहीं है ਇਹ ਗਾਣਾ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਆਗਾ ਮਾਜਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ अच्छा भाई ने ना जूस का ऑर्डर देना भी अभी एक मिल्क शेक बनाई अच्छा गल सुन विच पर भाई ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜੂਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ लेकिन गाते अच्छा भाई बहुत ही अच्छा वेरी गुड गाते बहुत जगह है हैं और ये जिस कंपोजर की ये कंपोजिशन है वो इज प्रोबेबली द मोस्ट मेलोडियस कंपोजर ऑफ इंडिया और वो है सलील चौधरी वो इतना मेलोडियस है कि हमारा जो पाकिस्तान का सबसे मेलोडियस है सलीम इकबाल उसे सारे मिल मिला के ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान का सलील चौधरी बड़ा लाजवाब कंपोजर था मधुमती उसकी बड़ी शानदार है अच्छा जनाब अब चूंकि आपने गाया बहुत अच्छा है इनाम मैं आपको देता हूं ये जब पता कहते हैं ईद लंघ गई हुण सूट का की फर्क दर्जी नु कह रहे हो सही सी भी ना करो यार क्या हो गया अच्छा गल सुन दो जेबां लानी क्या क्या ख्वाब दिखाए रंग भरे सौ जाल बिछाए आंखें खुली तो सपने टूटे रह गए गम के काले साए रात ने क्या क्या ख्वाब दिखाए। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए हैरिसन लेक पे आप सब एक साथ गए लेकिन बाय रोड आपने अकेले ने आवारागर्दी की वो क्या था उसकी वजह ये थी कि बाय रोड जब हम निकलने लगे तो बारिश शुरू होगी फिर मौसम ने एकदम पलटा खाया हमने कैलगरी से कदम बाहर रखा तो बर्फबारी शुरू होगी तो इन लोगों का ख्याल था शायद कॉल ऑफ हो गया है अब ये तो समझे होंगे ना कि कोई बात नहीं हम कल आके कर लेंगे या अगले महीने आ जाएंगे कनाडा और ये बकिया काम हम फिर कर लेंगे तो मैंने कहा अभी सवाल ही पैदा नहीं होता बारिश हो रही तो क्या हुआ मैं साफी पहले हूं और फिर एंकर हूं तो उस दिन मैंने थोड़ा सा ना अपने आप को जर्नलिस्ट शो करके वही पुराना दौर दोहराने की कोशिश की और मुझे दिक्कत तो हुई थोड़ी सी लेकिन बहुत मजा आया कि मैंने सेम डे ये 12-13 काम किए थे यानी 7-8 मुख्तलिफ मकामात ऐसी ऐसी जगह जहां पर बाय रोड ही जाया जा सकता था वहां गया मैं उसके बारे में जानकारी ली अपने व्यूअर्स को दिखाया वो शॉट्स दिखाए और फिर जब हम लेक पे गए तो इनका ये ख्याल था जी हमें भी बताएं कि आप कहां से होकर आए और हम तो जानना चाहते हैं अब लेक का ट्रेवल थोड़ा सा जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉयज वो काफी नहीं था उसमें फिर हमें कुछ थोड़ा सा इनकी मालूमात में भी इजाफा करना था और अपने व्यूअर्स की तो फिर वो दोनों टूर्स को हमने क्लब किया और वो इतना ज्यादा हो गया मवाद इतना ज्यादा कि आई कुड राइट अ बुक ऑन दिस वे तू क्यों चुप करके बैठ जाना है इन्हां जिन्ने बारी ਅਸੀਂ ਫਿਰੇ ਨਾ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ सर बाय रोड जब आप ट्रैवलिंग कर रहे थे सबसे ज्यादा मजा आपको कहाँ है ओहो वो जो मकाम है ना लेक मिनीवांका
लेक्स का तो ये मुल्क है, मेरी लेक्स ही लेक्स हैं। अब देखो, पहले हम एक लेक पे गए थे, अगर आपको याद हो, कोचाचिन लेक। जी सर। अब कोचाचिन का डीपेस्ट पॉइंट था 35 फुट, 33 से 35 फुट, और ज्यादातर हम 13-14 फुट की गहराई पर इतने बड़े स्टीमर में फिरते रहे। ये एक छोटी बोट में जब गए तो आप अंदाजा करें कि ये झील कितनी गहरी थी। ये तकरीबन 700 फुट गहरी थी। सर ये तो सानू ते दसे मैंने बताया था वहां पर वो मकाम जहां से हम गुजर रहे थे वो 500 कुछ फुट था, लेकिन ये 700 तक जाती थी। मिनीवांका लेक, मैं समझता हूं अगर एक क्राउन है ना कनाडा, तो ज्यूल ऑफ द क्राउन लेक मिनीवांका थी। इवन लेक लुइस से ज्यादा। लेक लुइस हसीन बहुत, यूं समझ लीजिए एक बड़ा वर्जन, डेवलप्ड वर्जन लेक सैफुल मलूक का। वो बिल्कुल सैफुल मलूक का नक्शा अगर आपने देखी हो, भले वक्तों में सैफुल मलूक। जब मैं फर्स्ट टाइम गया था 1986 में, बहुत बड़ा उसका साइज और बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, लेकिन उस तक अप्रोच बड़ी मुश्किल थी। ये मैं सैफुल मलूक की बात कर रहा हूँ। और एक ग्लेशियर के ऊपर से हमें जीप गुजारनी पड़ी, और वो इतना डेंजरस होता है, उसमें स्किड हो जाने का अंदेशा होता है। तो यहाँ पर चूंकि कनाडा, अमेरिका, पूरा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दिस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट। काश इससे मिलता जुलता काम, मैं कहता हूं इसका 20% आप एक डिस्ट्रिक्ट अस्तौर में कर दें, दुनिया भूल जाएगी कि वो भी कोई जगह है। इसमें कोई शक नहीं कि लेक मिनीवांका का कोई नेमुल बदल नहीं है, लेक लुइस का अपना हुस्न जमाल है। तो हमारे यहाँ मतलब कचूरा लेक को मजाक नहीं है। अब कचूरा जाते जाते इतनी ख्वारी हो जाती है। अब तो बहुत डेवलप हो गया है, लेकिन आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह ताला ये सीपैक की वजह से भी आप देखेंगे ये जो इलाका गिलगित बल्तिस्तान का है ये डेवलप हो ले। शाउंटर पास है एक चीज, शाउंटर पास जिस दिन बन गया एक नई तारीख रकम हो जाएगी। इस्लामाबाद से स्कर्दू आप चंद घंटों में पहुंच जाया करेंगे। आप अंदाजा करें कि मैं हैरिसन लेक डिस्कस करते करते आई वॉज कैरिड अवे एंड आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडल ऑफ डिस्ट्रिक्ट अस्तौर। फिर यहीं से आप रवाना हो बुर्जल पास की तरफ। बुर्जल पास ऐसी ऐसी जगह, यानी 25-25, 30-30 फुट ऊंची दीवारें हैं बर्फ की, और वहां से होते हुए आप मिनी मर्ग जाएंगे। मिनी मर्ग में क्या शानदार जगह, 2 मेल 2 दरिया मिल रहे हैं वहां पे। फिर एक ऐसी लेक है जिसमें 7 चश्मे गिर रहे हैं, छोटे छोटे बारीक बारीक चश्मे। वो जगह, ये इसलिए मैं इन्हें कंपेयर कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने निरा हुस्न अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और कनाडा को ही नहीं दे रखा। आपका मुल्क इंतहाई हसीन है, और अगर आप कंपेयर करने पे उतर ही आए तो पूरे अमेरिका में आपको वो खुबानी नहीं मिलेगी जो आपको दरिया गिलगित के किनारे एक छोटा सा बागीचा, जहां हम गए तो उन्होंने हमारे लिए पूरा दरख्त खाली कर दिया। उन्होंने क्या बैग थे बेचो। वाकई खुबानी बहुत मीठी थी। जी जी जी, उनका तो ये खास तोहफा है, चूली कहते हैं इसको, चूली। तो सर वो कितने की आ जाती है चूली? कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी महंगी नहीं। वो तो मैंने काम करना पड़ता है। सर खुबानी कितनी को टेस्टी हो सकती है? मैं हमेशा कहा करता था कि आम दुनिया का लजीज तरीन फल है। कभी कभार बहुत शानदार किन्नो जब मैसर होता है ना, तो मुझे वो भी बहुत पसंद। लेकिन मैं हल्फन कहता हूं कि जब मैंने वो पीली सी रंगत वाली चूली खाई तो मैं इस नतीजे तक पहुंच गया था कि ये अगर आम से बेहतर नहीं है ना तो उससे 1 इंच भी कम नहीं। आप अंदाजा करें, तानू खुआना नहीं, सानू अंदाजा